हाँ। नमस्कार दोस्तों। आज फणीश्वरनाथ रेणु की जन्म शताब्दी वर्ष पर हो रहे आयोजनों की श्रृंखला में हमारे साथ हिंदी के वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर शंभू गुप्त जी हैं और हम चर्चा करेंगे रेणु की कहानियों के अंतरंग पर। तो इससे चर्चा से संबंधित जो भी आपके सवाल मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं, आप सर से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सर तक आपकी बात पहुंचा दूंगा। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सर आप खैरियत से होंगे। हाँ बिल्कुल, सब मित्रों की दुआएं हैं, मित्रों की शुभकामनाएं हैं। जी, तो सर बातचीत शुरू करें। हाँ बिल्कुल कीजिए। तो सर, आज जिस तरह से ये कोविड-19 की महामारी से दुनिया त्रस्त है, रेणु की कहानियों में क्या महामारी के कोई दृश्य आपको दिखाई देते हैं इस आज के दौर की समानता से जुड़े हुए, या कोई अलग भी? हाँ देखिए, सबसे धन्यवाद संदीप मिल जी। सबसे पहले तो मैं इस श्रृंखला के जो एक तरह से संचालक हैं ओवरऑल, विमोल कुमार जी, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और कि उन्होंने मुझे भी इस श्रृंखला में शामिल किया, और आपको खासतौर से इसलिए कि कथाकार है और रेणु को आपने पढ़ रखा है अच्छी तरह से, और आपने खुद भी इसमें काम कर रहे हैं। तो आप जो सवाल करेंगे वो निश्चित ही बहुत ही अंतर्दृष्टिपूर्ण होंगे। तो इसलिए आपका यहाँ उपस्थित, मेरे साथ उपस्थित होना मेरे लिए एक अवसर की बात है कि एक अच्छी बातचीत यहाँ हम लोग कर सकते हैं आपस में। तो आपका भी मैं शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। आपने जो पहला सवाल भी बताया है, दिया है, ये इस पर बहुत चर्चा हुई है। जी। मैं खास तौर से ये जो कोविड-19 वाला जो मसला है महामारी का, तो महामारी के बारे में इस बीच हिंदी में बहुत चर्चाएं हुई हैं, और कथा साहित्य में किस तरह से लेखकों ने अपनी कहानियों में, उपन्यासों में महामारियों का जिक्र किया है। इसका एक तरह से शोध परक अध्ययन भी लोगों ने प्रस्तुत किया है, और पूरी परंपरा लोगों ने खोज निकाली है कि किस तरह से, और ये वेल नोन फैक्ट है, ये सारी चीज सबको मालूम है कि किस तरह से पिछली शताब्दी से लेकर के अब तक लगभग 100-125 साल से किस तरह से तरह तरह की महामारियां भारत में आई हैं, और उनका रूप क्या है। बड़ा ताज्जुब होगा सुन करके कि रेणु जन स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतित है। न उपन्यास के बारे में तो हम जानते हैं उनको, उपन्यास के बारे में हम जानते हैं, जो उनका मेला आंचल है और दूसरा जो पृथ्वी परिकथा है, उनके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन कहानियों के बारे में हमें परिचित नहीं, ज्यादा परिचय नहीं है। जी। केवल एक कहानी का बार बार उल्लेख होता है, पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक, बहुत सारे इसके आयाम है इस कहानी के, लेकिन एक बड़ा आयाम जो उभर के आता है वो है महामारी का, वो मलेरिया और हैजे का प्रकोप। उसमें जो, देखिए, रेणु की एक खास बात यह है कि उनकी कहानियों में कोई सीधा सीधा कथानक नहीं होता। एक बड़ी जी। विचित्र बात रेणु के साथ है, प्रेमचंद से इसी माने में वो अलग है। रेणु को जरूरी नहीं है कि कहानी लिखने के लिए कोई घटना क्रम चाहिए। घटना होती है वहां पर, जी। पात्र भी होते हैं, पात्रों की परिणति भी होती है, उनका घटना का भी विकास होता है, लेकिन मुख्य तौर पर रेणु के सामने जो उद्देश्य होता है या उनको जो लक्ष्य होता है वो ये होता है कि पूरा का पूरा परिदृश्य, पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो सामने आ जाए। पहलवान की ढोलक में एक संदर्भ है कि किस जी। तरह से वो पहलवान के दोनों बेटे, उसके पूरा घर वाला, एक तरह से परिवार पूरा, और वो अंत में खुद भी मर गया मलेरिया और हैजे हैजे के प्रकोप से जो पूरी महामारी फैली थी। ये तो हो गया, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन इसके साथ जो आत्मसम्मान की भावना, आत्म गौरव की भावना, एक जो शर्मशील, आगे हम बात करेंगे उस पर, कि एक जो वर्किंग क्लास है, पूरा जो सर्वहारा वर्ग जिसको हम कहते हैं,
उसकी पूरी सचेतनता, उसका पूरा पूरा उसका एक तरह से चेतना उसमें है। तो जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि क्या विशेषता है उसकी, तो जी एक बात कहता है कि भाई मुझे तुम जब चिता पे लिटाओ तो चित लिटाना। जी मतलब ये मेरे ख्याल से मैंने कहीं और देखा नहीं है इस तरह का, किसी कहानी में आया हो या कहीं हो ये। तो वो कहता है कि मुझे तुम इतना बड़ा, ये सारी चीजें होती हैं इस महामारी में कि पलक झपकते, और ये महामारी तो फिर भी कोरोना की इतनी ज्यादा भयंकर नहीं है, ये छूत का है इसलिए अलग बात है। लेकिन जो महामारी हैजे की और मलेरिया की पहले हो गुजरी है या प्लेग की हो गुजरी है, प्लेग के भी संदर्भ रेणु में आते हैं, लेकिन ज्यादा संदर्भ आते हैं मलेरिया के। आपको पता है कि जो बेला अंचल है वहाँ मलेरिया सेंटर से शुरुआत होती है कहानी की, जी उपन्यास की कहानी की शुरुआत वहां से होती है। हम्म, तो ये चीज रेणु में खास तौर से है। खास बात जो है, जो आगे चल करके बात होगी, कि वो जो पहलवान है, जब जब वो मरता है तो मरने की वसीयत करता है। वो वसीयत में कहता है वो, जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे पेट के बल सुलाना, मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ। ये जो एक तरह की अप्रतिहतता जिसको हम कहते हैं, ना हारने वाली प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति पूरे इस महामारी के समय में आम जनता की रही है। वरना राज्य का क्या रोल रहा, जो समाज के प्रभुत्वशाली और संपन्न वर्ग थे उनका क्या रोल रहा। उनका रोल रहा, जैसे कि आज कई बार ये सुनना पड़ता है कि भाई इस संकट को आप अवसर में बदलिए। तो ये संकट को अवसर में बदलने की जो जो पूरी फिलॉसफी है वो कोई इकहरी नहीं है। हम्म, ये इतनी घातक फिलॉसफी है, ये इतना इतना इसमें इसके इतने आयाम है इस फिलॉसफी के, कि सारे लोग यही करते थे। हम्म, दवा की कालेबाजारी या और बहुत सारी चीजें जो गोदामों में जनता को नहीं देंगे, वह जनता भूखों मरी। महामारी से लोग कम मरे, भूखों से ज्यादा मरे। ये महामारी का पूरा इतिहास है। और ये किस वजह से हुआ? वो जो सत्ताधारी वर्ग था या जो संपन्न वर्ग था, जिसके पास सारी चीजें थी, उसने दवाओं को, अन्न को, सारी चीजों को, सुविधाओं को एक तरह से जमाखोरी जो हुई, उस वजह से ये सारी महामारी हुई। पहले तो रेणु की चिंता, सबसे बड़ी चिंता है जन स्वास्थ्य, जो मैंने आपको बताया। यानी रेणु का जब हम इसकी पूरी फिलोसफाइज करेंगे सारी चीजों को आलोचनात्मक रूप से, तो आप जी देखेंगे कि ये और बहुत सारी कहानियां हैं उनकी, जी जिनमें वो इस महामारी का या इस तरह की जो संकट है उनका जिक्र करते हैं, बार 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 जिक्र करते हैं। तो जी कई कहानियों के पात्र हैं जिसमें कि उल्लेख है कि उनके सारे घर वाले, पत्नी, वो मलेरिया और जो महामारी थी उसमें चले गए। तो रेणु का ये लगभग हर तीसरी कहानी में, हम्म, पहलवान की ढोलक तो एक उदाहरण है, जी इसके अलावा और भी है। रसप्रिया में एक, मैं आपको कह रहा था कि जन स्वास्थ्य की चिंता लगातार रेणु को है। जी मोहना मोहना जो उसका रामप्रिया का लड़का है, हाँ, उसके बारे में कहा गया, मोहना जैसे लड़कों के पेट की पीली किताब पर ही चलती है, क्या होगा पूछकर की दवा क्यों नहीं। जी ऐसे ही बेगम में बिरजू को लगातार 5 मिनट तक खांसी उठती रही, इस तरह का जिक्र है। तो ये पूरा का पूरा जो एक तरह की महामारी ही है ये। तो हर तीसरी कहानी में रेणु प्रसंग से
कोई भी मैंने कहा कि कोई एक कथानक नहीं, वो टुकड़ों टुकड़ों में चीजों को लेते हैं जी। कोई भी प्रसंग आएगा, कोई भी बात आएगी, तो स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे पहले उनके ध्यान में रहता है। और हर तीसरी कहानी में वे जन स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, महामारी का उल्लेख करते हुए, प्लेग का तो कम करते हैं, उसका मलेरिया का और फ्लू का, दो बीमारियों का वो उल्लेख करते हैं। आप कहानियां पढ़िए तो आपको कम से कम नहीं तो 63 कहानियों में से 20 कहानी तो ऐसी हैं ही जिनके पात्रों के परिवारजन इस महामारी में मर गए थे। बाकायदा वो उल्लेख करते हैं कि उनकी पत्नी, बच्चे किस तरह से वो हो गए। तो आज इस क्यों है ये प्रासंगिक, रेणु का जो पूरा ये मलेरिया का और इसका उल्लेख है आज प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि आज जो दृश्य हमारे यहाँ दिखाई देता है, आज ये सुना कि कालाबारी जो इसकी दवा है उसकी कालाबाजारी शुरू हो गई दिल्ली में, या कैसे राज्य की क्या भूमिका इस समय है, या किस तरह से लोग जो है ना अपने हाल पे छोड़ दिए गए हैं बहुत सारे। ये आज से 100 साल पहले भी स्थिति वही थी, आज भी लगभग वही है। जमाखोरी पहले भी थी, आज भी है। तो एक चीज जो सामने निकल के आती है, रेणु तो आज से 50 साल पहले लिख रहे थे इन चीजों को, और भी पहले लिख रहे थे जी। ये कहानी आज की नहीं है, पहलवान की ढोलक बहुत पुरानी है, यानी ये आजादी के आसपास की शायद कहानी है। तो उससे उस समय से, और ये प्लेग, ये क्या नाम, मलेरिया की जो फैला वो और भी फैला है। तो 100-125 साल से जो पूरा इतिहास है हिंदुस्तान का, हमारे यहाँ का, महामारी के संदर्भ में लगभग एक जैसा है। ये बड़ी चीज रेणु की कहानियों से निकल करके हमारे सामने आती है। जन स्वास्थ्य की समस्या आज भी वैसी है। बिल्कुल सर, आपने रेणु की कहानियों के उदाहरण सहित उसकी बहुत अच्छे से बताया कि कैसे राजसत्ता का चरित्र महामारी के समय अपने नागरिकों के साथ व्यवहार करता है, और किस तरीके से एक सजग रचनाकार मेहनत कश वर्ग के लोगों की जीवन के प्रति जो इच्छा और जो संघर्ष और जो लड़ाई है उसको रेखांकित करता है। तो सर, अच्छा, और इसमें एक बात और सुनिए, जी, इसमें इस पूरे क्रम में जाति, यानी पूरा जो इसका अगर स्वास्थ्य कहीं ठीक भी हो रहा है, या कहीं पर मान लीजिए इसका कोई उपचार भी हो रहा है, या कहीं कोई सुविधा मिल भी रही है, तो वहां जाति बड़ा फैक्टर है गांव के माहौल में। जी, तो जाति के आधार पर वहां आपको सुविधाएं मिलती हैं, आज भी देख लीजिए। बिल्कुल। तो सर, अगले सवाल पे चलते हैं। 1950 के बाद तीसरी दुनिया के देशों में सामंतवाद, जैसा कि अभी आपने जाति का जिक्र किया, जो अभी तक जाति के आधार पे भारत पे चीजें तय हो रही है, तो 1950 के बाद तीसरी दुनिया के देशों में सामंतवाद और पूंजीवाद का एक संक्रमण काल दिखाई देता है। दोनों का एक मिश्रित रूप सामने आता है। भारत भी जाहिर तौर पर इस संक्रमण काल से गुजरा, और उसी दौर में रेणु अपने रचना क्रम में संलग्न थे। उसी समय वो सृजन कर रहे थे। इस संक्रमण में रेणु की कहानियों के मजदूर पात्रों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि रेणु की राजनीतिक विचारधारा क्या है, उनका स्टैंड पॉइंट क्या है। ये हम जानते हैं कि रेणु व्यक्तिगत जीवन में राजनीतिक कार्यकर्ता थे। नेपाल की क्रांति में उन्होंने हिस्सा लिया जाकर के वहां पर। फिर यहाँ बाद में जेपी मूवमेंट में वो बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहे और सभाओं तक को संबोधित करते थे, और यहाँ तक कि एक बार उन्होंने निर्दलीय एमएलए का चुनाव भी वहां लड़ा था, बिहार। और इस बीच और बहुत सारे कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में वो लगातार भाग लेते रहे। तो एक तरह से वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में भी हैं। और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जब कोई होता है तो कोई ना कोई उसकी पार्टी बद्धता भी होती है। तो ये चर्चा का विषय रहा इस बीच भी, और आलोचनाओं, जो उनकी आलोचना
समीक्षाएं हुई हैं और जो उनके बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, उनमें भी ये बात है कि वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। बहुत सारी चीजें इसमें हैं। लेखक जब होता है, जब रचना में वो होता है, तो अच्छा। चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो रचना के साथ अगर उसे न्याय करना है, कथा न्याय जिसको कहते हैं, तो वहां वो किसी भी पार्टी का हो, उससे थोड़ा अलग हो जाता है। जी वो एकदम पार्टी लाइन पर कहानी नहीं लिखता। बिल्कुल। वो एकदम ये जैसे कि बीच में हमारे यहाँ कहानी का एक दौर आया था, समांतर कहानी का, और वो बिल्कुल पार्टी लाइन पर कहानियां लिखी गई, जी और पात्र जो है वो क्रांति करते दिखाई दे रहे हैं कहानी में, जी या और बहुत सारी इस तरह की बड़ी रूढ़ और यांत्रिक तरीके की कहानियां वो आई। जी रेणु में ऐसा हम नहीं देखते हैं। अभी मैं उनकी कहानियां देख ही रहा था, तो मुझे जो महसूस हुआ खुद, वे अपनी कहानियों में कांग्रेसी नेताओं का, वामपंथियों का, और इससे जुड़े हुए और जो इसके आसपास के जो लोग हैं उनकी बहुत आलोचना करते हैं। उनकी एक वृत्त चित्र वृत्त, दो कहानियां उन्होंने लिखी। एक कहानी उन्होंने लिखी, इन दोनों कहानियों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। जी एक कहानी 48 में लिखी और दूसरी कहानी 70 में लिखी। इतना गैप है। रेखाएं वृत्त चक्र एक और रेखाएं वृत्त चक्र दो, दो। दो कहानियां हैं। जी इन दोनों कहानियों में जो रेणु का पूरा लेखकीय मानस है, वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। वे एक 4 लोगों का ग्रुप है, मित्र मंडली है। जी उसमें एक वामपंथी है, एक सोशलिस्ट है, एक कांग्रेसी है, फलाना, ये सब लोग हैं। उन 4 लोगों का जो है, उसमें उनका रुझान जो है वो इस तरह नहीं है, वो पूरी तरह से कि एक कांग्रेसी है, इस तरह नहीं है, बल्कि वो एक तरह से वामपंथी रुझान के लोग ज्यादा लगते हैं, चारों के चारों। अच्छा। उनका वो मजाक सा उड़ाते हैं। उनके जो खाने पीने का के तरीके हैं, खाने पीने का जो शौक है, और जो बैठकबाजी है, कई बार दारूबाजी भी है, इन सबको लेकर के वो उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। वे कांग्रेसियों का खुला मजाक उड़ाते हैं, बीसियों कहानियों में, बीसियों कहानी में जहां उनको मौका मिलता है, वहां वो कांग्रेसी नेताओं का मजाक उड़ाते हैं, और बताते हैं कि कांग्रेस जो है वो उस समय की बात है जब कहानी लिख रहे थे, आजादी शुरू हुई, जी आजादी के तत्काल शुरुआत की बात है, कि भ्रष्टाचार और उसका पर्याय वे लोग हो गए हैं। और यहाँ तक कि सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े लोगों का भी वो मजाक उड़ाते हैं। मतलब उनके बारे में भी वो ये कहते हैं कि इसलिए निराश भी हुए वो, ये उन जो जेबी मूवमेंट में जब वो जो उसका उतार हो गया और कांग्रेस जो सरकार जो बाद में नहीं चल पाई, उसे निराश भी हुए और मोहभंग उनका हुआ, बहुत से लोगों ने कहा। जी इस कहानी में हालांकि उन्होंने इस तरह पर इसकी ऐसी कोई कहानी लिखी नहीं, जेबी मूवमेंट पर कोई कहानी उनकी नहीं है, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े लोगों पर भी कहीं बहुत तंज कसते हैं। जी ये तो उनका राजनीतिक स्टैंड है। आखिर उनका राजनीतिक स्टैंड क्या है? इससे तो कोई इन तीनों किसी की आलोचना करने से तो राजनीतिक स्टैंड बनता नहीं है। तो जी उनका स्टैंड क्या है? उनका स्टैंड है सर्वहारा, उनका स्टैंड है आम जनता। यानी आप गंभीरता से देखें तो मैं इस बात से बिल्कुल भी राय मतलब एक मत नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ कि वो
सोशलिस्ट पार्टी तक सीमित थे। उनमें कहीं न कहीं क्रांतिकारी रुझान भी मिलते हैं जी। अभी मैं एक दो कहानियां उनकी है जिनमें कि वो सशस्त्र क्रांति की बात भी करते हैं। हालांकि उस तरह नहीं करते, लेकिन उसका एक तरह से वो सपोर्ट जैसा करते हैं, हल्का सा, जी। यानी एक विकल्प जैसा समझ लीजिए। क्योंकि जब सारी चीजें नष्ट हो जाए और कहीं कोई विकल्प ना मिले तो वो इसका उसका उस पर तंज नहीं कसते, वो तंज कसते हैं इन पार्टी से जुड़े लोगों के आचरण पर। जैसे पार्टी का भूत, एक कहानी है पार्टी का भूत। और एक कहानी आत्मसाक्षी, जी। अगर आपने पढ़ी हो तो। पार्टी के भूत में है एक आदमी जो वो कई पार्टियों में एक साथ पदाधिकारी बना हुआ है, और आत्मसाक्षी में है कि वो ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो विघटन हुआ, उस समय दो हिस्सों में जो बटी, सीपीआई और सीपीएम, तो उस समय एक व्यक्ति एक तरह से केयर टेकर नहीं है, लेकिन वो एक तरह से वहां पर ऑफिस बियरर है। तो उसमें उसके मन में जो प्रतिक्रिया होती है उसको केंद्र में रख करके उसको वहां से वो कहानी लिखते हैं, और वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये लोग जो है वो उन्होंने सत्यानाश कर दिया और ये किसी लायक नहीं है, दोनों ही लोग बेकार हैं, और उनका एक तरह से उसका वामपंथ से मोहभंग होता है। लेकिन ये रेणु का स्वर नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बावजूद वो मैंने कहा कि वो नेताओं का मजाक उड़ाते हैं, जो आचरण है नेताओं का उस पर इशारा करते हैं। वो वामपंथ का नहीं, वामपंथ से सहमत नहीं है, वो अलग बात है कि वामपंथ का वो वामपंथियों का मजाक उड़ाते हैं, वामपंथ का मजाक नहीं उड़ाते। अगर उड़ाते होते वामपंथ का मजाक तो जो मजदूरों का चित्रण उन्होंने किया है, जैसे कि कहानियों का अगर मैं पूरा आपको निष्कर्ष बताऊं, जिस तरह से वो मजदूर, आपने मजदूर के बारे में बात की ना, मजदूर पात्रों का चित्रण किस तरह से रेणु करते हैं, तो आप देखिए, ध्यान में रखिए, मैंने कहा कि रेणु घटना के लिए कहानी नहीं लिखते हैं, पात्रों के लिए कहानी नहीं लिखते, विचार के लिए कहानी नहीं लिखते। वो पूरा का पूरा जो वहां का भूक्षेत्र है, पूरा का पूरा वहां का परिदृश्य है, जैसे जियो कल्चरल जो एटमॉस्फेयर है पूरा, उस पर कहानी लिखते हैं। वहां जो पात्र आ जाए, चाहे वो कहानी में 10 मिनट रहे या आधे घंटे रहे या पूरी कहानी में रहे, कोई जरूरी नहीं है। तो उनकी कहानियां पात्र केंद्रित नहीं है, घटना केंद्रित नहीं है, परिघटना केंद्रित। तो अब आप देखिए क्या उनकी विशेषता है। ये उनके जो मजदूर पात्र हैं, ये जो आपका था कि सामंतवाद और पूंजीवाद के संक्रमण में, एक बात हमें साफ जान लेनी चाहिए कि पूरा का पूरा जो इलाका है वो सामंतवाद की गिरफ्त में उस समय भी था और आज भी जी। तो पहली बात तो ये है कि उनका जो मानस है पूरा मजदूर वर्ग का जी, वो पूरा का पूरा मानस सामंतवाद की जकड़बंदी में है, उस समय भी था जी। जातिवाद की जकड़बंदी में है, जातिवाद से वो लोग पीछा छुड़ाते हैं, वो अलग बात। रेणु की खासियत ये है कि इस पूरे मजदूर वर्ग को वो इस उत्प्रेरणा से चित्रित करते हैं कि ये जो उनका जो जीवन इस समय है, जो सामंतवाद की गिरफ्त में है, ये इनकी वजह से नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक मनुष्य के रूप में, एक ऊर्जावान शख्सियत के रूप में वो इस पूरे मजदूर वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का चित्रण करते हैं जी। मैंने कहा कि कोई वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं है इसके पीछे। पूरा जो लोक है, पूरा जो सामान्य जन है, वो वहां पर डेपिक्ट होता है, वो वहां पर उभर के सामने आता है।
अब आप देखिए, संवेदनशीलता, संवेदनात्मकता जिसको, वस्तुवाद नहीं है। अब ये चीज धीरे धीरे क्लियर होगी कि वो पूरा का पूरा जो उनमें पूंजीवाद और सामंतवाद के संक्रमण का कितना असर उन पर हुआ है। संपदा का लालच नहीं है, संबंधों की तरलता का आकर्षण उनमें है। ये पूरी जो जो आम जन समुदाय होता है उसकी विशेषता है। अब उसमें वो मजबूरी इनकी ये होती है कि वो चूंकि सबसे पहले उनकी प्राथमिकता अपनी रोजी रोटी है, उनकी अपनी सर्वाइवल के लिए उनको उनको जिंदा भी रहना है, बच्चों को पालना भी है, वगैरह वगैरह, तो इसके वो ये देखते हैं कि भाई वो उनके दिमाग में ये विचार नहीं है, तो वो इन सारी स्थितियों की गिरफ्त में आ ही जाते हैं। वो बंधुआ मजदूर भी हैं, बंधुआ भी है, और लेकिन उनके अंदर एक आत्मसम्मान भी है। तो आप आगे देखिए, ईमानदारी, समर्पण, निष्ठा, दो टूकपन, ये यानी उस तरह से अगर हम वामपंथी विचार दृष्टि से विचार करेंगे तो मजदूर नहीं मिलेंगे वहां पर रेणु के काव्य में, रेणु के इसमें कहानियों में। और साफ साफ हम ये हाईलाइट नहीं कर सकते, साफ साफ हम रेखांकित नहीं कर सकते कि ये संक्रमण है, लेकिन संक्रमण है। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि पूंजीवाद का विस्तार उतना नहीं हुआ था आजादी के तुरंत बाद से। जिस अवधि की ये कहानियां हैं वहां एक तरह से सामंतवादी माहौल ही है पूरा का पूरा। ये खास बात वो कहते हैं कि जितने भी सामंत थे, जो जमींदार थे, वो सारे के सारे लोग राजनीति में कांग्रेस पार्टी में आ गए, साफ साफ वो कहते हैं, अधिकांश जी। अब उस समय का जो था पूरा मिक्स्ड इकोनॉमी शुरू हुई थी हमारे यहाँ, तो ना तो पूरी तरह पूंजीवाद आया, ना पूरी तरह सामंतवाद गया, दोनों का एक तरह से हाइब्रिड बना जी। और वहीं से पूरा का पूरा जो पूरा मजदूर वर्ग है इसी बीच में झूलता रहता है। लेकिन मुख्य बात यह है सबसे ज्यादा कि वो पूरा का पूरा जो इलाका है वहां की जो स्थानीयताएं हैं, उन स्थानीयताओं का प्रतिनिधित्व ये पूरा मजदूर वर्ग करता है। मुख्य रूप से तो सामंतवाद की जकड़ में है वो, और पूंजीवाद का उतना असर वहां पर मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं देता। सारा की स्त्री के बारे में चाहे आप देख लीजिए, खुद स्त्रियां जो वहां की है वो भी उसी को आगे बढ़ाती है, और पुरुष तो सत्ता का प्रतिनिधि वहां है। ये सामंतवादी जकड़बंदी जो है वो खुली नहीं है। जो बताया कि रेणु की कहानियों में जिस तरह से जियो कल्चरल सिनेरियो आता है और उसका पूरा अपने उस सिनेरियो में मजदूर पात्रों के मनोविज्ञान, उनकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति को आपने बताया। अब क्या इन कहानियों में आपने, जैसा कि आप बता रहे थे कि उनके यहाँ अलग अलग परिवर्तन के संकेत भी कहानियों में मिलते हैं, और एक जगह तो आपने कहा सशस्त्र विद्रोह की भी, हथियारबंद विद्रोह की भी कुछ कुछ संकेत मिलते हैं। तो क्या रेणु की कहानियों से हम स्वतंत्र भारत के राजनीतिक चरित्र के कौन से वो परिवर्तनकारी सूत्र दिखाई देते हैं जो रेणु की कहानियों से हम पहचान पाते हैं? क्योंकि रेणु की कहानियों के बाद के दौर में जिस तरीके से भारत में उदारीकरण आया और भारत में सामाजिक न्याय के आंदोलन चले और तमाम तरह की राजनीतिक परिवर्तन हुए, तो क्या रेणु की कहानियों में राजनीतिक परिवर्तनों के कोई सूत्र दिखाई दे रहे थे उस समय? नहीं, मैंने आपको कहा कि राजनीतिक परिवर्तन दिखाई देते हैं जी। वहां का जो आम जन है वो इस बात को समझने लगा है, चेतना उसमें पैदा हो रही है। इसमें मैंने देखा है कि वो
किसी ने अभी जिक्र किया था, शायद संजीव चंद्र ने या किसी ने अपने पोस्ट में जिक्र किया था कि रेणु में खासतौर से उपन्यासों में गांधी का जिक्र है, नेहरू का जिक्र है, सीपी का जिक्र है, लोहिया का जिक्र है, बहुत सारे उपन्यासों में। अम्बेडकर का जिक्र कहीं नहीं जी। कहानियों में भी कहीं नहीं। कहानियों में नेहरू का जिक्र है, और आपको ताज्जुब होगा कि नेहरू का बहुत आदर के साथ रेणु उल्लेख करते हैं। वो एक कहानी है उसमें, वो लिखते हैं कि नेहरू सरकार के खिलाफ उसे फेल करने के लिए साजिशें चल रही है, ये उल्लेख करते हैं वे कहानी में। ये रनिंग जो एक तरह से अब बोलता है, ये पात्र के मुंह से नहीं है, ये कहानी की रनिंग उसमें विवरणों में आता है, ब्यौरों में आता है कि नेहरू के खिलाफ कौन कर रही है, फांसीवादी ताकतें कर रही है। तो एक जो आप परिवर्तन की बात कर रहे थे, यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक साथ रेणु में आप देख सकते हैं। पहली बात, जो फांसीवादी उभार हुआ उस समय, अच्छा एक चीज में उसमें आप शुरू के प्रश्न में मैं कहना भूल गया, वो जो कोविड वाला जो महामारी वाला था, महामारी के उसमें उन्होंने सांप्रदायिकता का जिक्र किया है। उसमें मुस्लिम नेशनल गार्ड और राष्ट्र सेवक दल, ये वृत्त चक्र एक जिसका मैंने उदाहरण दिया, उसमें ये उल्लेख करते हैं बकायदा कि ये दोनों लोग, दोनों फासिस्ट शक्तियां जो उस समय सिर उठा रही थी, इन लोगों की भूमिकाएं क्या थी अकाल के समय भी, ये वो जो महामारी के समय भी, ये अब केवल अपने को मजबूत करने में और सांप्रदायिकता फैलाने में लगी थी। यही शक्तियां वो एक आपको बता रहा था उल्लेख करते हैं वो कि नेहरू के खिलाफ षड्यंत्र करने में लगी थी। वो कहते हैं कि नेहरू सरकार को फेल करने के लिए कितनी नापाक कोशिशें हो रही हैं, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। सोशलिस्ट होने, मैंने कहा कि लेखक किसी एक राजनीतिक दलबंदी का प्रतिनिधि नहीं होता, उसकी अपनी एक्टिविस्ट हो सकता है, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो सकता है, लेकिन रचना के स्तर पर रेणु में हम देखते हैं कि इससे वो काफी मुक्त हैं और एक व्यापक रास्ता अपनाते हैं। व्यापक यानी जो आम व्यक्ति सोचता है जिस तरह से, तो मैंने कहा कि वो परिवेश के कथाकार है रेणु। रेणु किसी विचार के कथाकार नहीं है, वो परिवेश के कथाकार है। उस परिवेश में जो कुछ है, जो विचार है, वहां पर षड्यंत्रकारी भी है, वहां पर धार्मिक लोग भी हैं, वहां पर सांप्रदायिक लोग भी हैं। तो जो परिवर्तन उस समय हो रहे थे, वो परिवर्तन यहाँ पर सांप्रदायिक माहौल था उस समय, उसका जिक्र यहाँ है। जातिवाद तो है ही, और इसमें जो एक चीज आप समझ लीजिए कि आजादी का जश्न क्या होता है, ये शायद रेणु की कहानियों में हमें नहीं मिलता। मुझे एक भी कहानी ऐसी नहीं मिली जिसमें ये हो कि आजादी का जश्न हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तथ्य है। जैसे लोचन के गीतों में जो उनका एक आया था, उसमें ये बात साफ होती है कि
किस तरह का क्या जश्न आजादी का, जी किस कीमत पर आजादी हमको मिल रही है। तो आजादी के बाद जो परिवर्तन हुए वो तो एक अलग चीज है। सबसे पहली बात ये है कि आजादी को जश्न इनकी कहानियों में नहीं मिलता हमको। जी जो उत्साह और उल्लास और परस्पर संबद्धता की भावना आमजन में होती है, वो तो उनका उसका पुरातन संस्कार है। वो एक क्रमिक संस्कृति है जो लगातार लोक में चलती है, कैसी भी स्थितियां हो। ये एक शाश्वत और एक निरंतर एक अंतर प्रकृति है लोक की, कि वो उल्लास में, अभी किसी ने कहा भी कि वो उनकी कहानियों का सबसे बड़ा जो लक्षण है वो उल्लास है, क्योंकि उल्लास आम जीवन का सबसे बड़ा लक्षण है। क्योंकि जब भी कोई संकट खड़ा होता है तो आम जनता ही कोई रास्ता निकालती है, तथ्य है, क्योंकि वो खुद अपने जीवन में रास्ता निकालती रहती है। आप देखिए यहाँ पर कोई आत्महत्या करने वाला पात्र आपको रेणु में नहीं मिलेगा, इतने संकटों के बावजूद। उसमें जो पात्र हैं उनमें पश्चाताप की भावना बहुत सारे लोग, बहुत सारे पात्रों में है। तो गलती करते हैं तो पछताते भी हैं। जैसे ये जो प्रिया जो कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। मेरा कहना ये है, देखिए संदीप जी, कि एक तरह से रेणु की कहानियों का अनुशीलन नहीं किया जा सकता, एक पॉइंट से नहीं किया जा सकता। वो बहुआयामी वो चीज है उनकी। हाँ, स्पॉट के रूप में, बिंदु के रूप में ये सब चीजें मिलती हैं। वहाँ राजनीतिक परिदृश्य भी मिलेगा, वहाँ लोक संस्कृति भी मिलेगी, वहाँ स्वास्थ्य भी मिलेगा, वहाँ स्त्री के बारे में लोगों की क्या धारणा है, स्त्री की क्या स्थिति, वो भी एक ही कहानी में। इसलिए जब हम रेणु की कहानी को पढ़ते हैं तो एक बिंदु, एक दृष्टि के आधार पर या एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको नहीं समझ सकते। इसलिए उस समय का राजनीतिक परिदृश्य क्या था, वो टुकड़ों टुकड़ों में हमें दिखाई देता है। आजादी के जश्न को लेकर के चूंकि सारी कहानियां उसी समय की लगभग, मतलब अधिकांश कहानियां 70 में तो 72 में तो उनकी अंतिम कहानी आई थी जी, 44 से उनकी कहानी लिखना शुरू हुई। तो पूरा का पूरा दौर जो है वो आजादी की लड़ाई का दौर है, और पीक जो चरम स्थिति में आजादी की लड़ाई थी उस समय का दौर है जी। लेकिन आम जनता में कोई ऐसी ऐसी कहानी मुझे नहीं मिली कि हाँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आता कि ऐसी कोई कहानी उन्होंने लिखी कि जहाँ पर आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। आजादी का जश्न उन लोगों के लिए है ही नहीं। रेणु ये बार बार कहते हैं, नहीं कहते तो भी ये कहानी में आता है कि इसमें हम देखें कहाँ है वो, कहीं नहीं। वो अपनी आर्थिक स्थितियों में इतना उलझा हुआ है, अपनी सामाजिकता में इतना उलझा हुआ है कि उसे राजनीतिक आजादी का और इसका कोई आभास ही नहीं। उसके जीवन में स्वतंत्र भारत का जो राजनीतिक चरित्र है उसको, उसके बारे में जरूर बहुत सारी चीजें मिलती है। पहले क्या चीज मिलती है कि राज्य को कोई लेना देना नहीं है कि जनता किस स्थिति में है जी। मैंने आपको कहा कि जो ढोलक है, जो शुरुआत की कहानी पहलवान की ढोलक, वहां सामंत क्या कर रहा है, वहां जो राजा है वो क्या कर रहा है, वहां जो ब्राह्मण है, वो पुरोहित है, वो क्या कर रहा है, वो जाति के आधार पर देख रहा है, जातिवाद के आधार पर को पहलवान को वो डिस्कार्ड करता है। तो वो कहानी केवल महामारी पे नहीं है, महामारी का जिक्र तो और भी मैंने आपको कहा कि और कहानियों में भी है, लेकिन उस समय जो पूरी स्थिति है आजादी के बाद की, वो सांप्रदायिकता, ये चीज फल रही है, भ्रष्टाचार फल रहा है, सारा का सारा सामंतवाद जो है वो राजनीति में आ गया है कांग्रेस के रूप में, जो नामजद रूप से लिखते हैं, कांग्रेस का बार बार उल्लेख करते हैं। वामपंथियों का जो 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 करेक्टर है, चरित्र है, जो नेता है जी, उनका चरित्र संदिग्ध है, वामपंथ का नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ जी।
वामपंथ पर रेणु कोई भी टिप्पणी नहीं करते, वामपंथियों पर करते हैं। ठीक है, परिवर्तनकारी सूत्र क्या है समझ में नहीं आता। यही है कि जनता अपना रास्ता खुद निकाल रही है, क्योंकि वो देखती है कि जमींदार जैसे पहले थे, यहाँ भी करती कि जो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, आजादी का विरोध कर रहे थे, वही लोग सब सत्ता में आ गए, वो सब कांग्रेस में शामिल हो गए और इस समय वो मजे मार रहे हैं। तो आजादी के बाद का जो सिनेरियो है, जो राजनीतिक चरित्र है, वो यही समझ में आता है कि जनता जो है वो समझ गई है कि कोई बदलाव नहीं आ रहा और ना आने वाला है। सरकार या राज्य जो है वो हमारा कोई भला करने, ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि कोई भला करने वाला हमारा नहीं है। बहुत धन्यवाद सर। आपने आपने जो रेणु की कहानियों में उस यथार्थ की बात की कि किस तरीके से वहाँ आजादी का जश्न नहीं दिखाई देता, वहाँ जो उत्पीड़ित मानव है वो अपने संघर्ष और अपने प्रतिदिन की जीवन की जद्दोजहद में लगा रहता है। तो रेणु यथार्थ के बहुत बड़े कहानीकार हैं, जैसे कि आपने भी इस बात को रेखांकित किया है। तो रेणु की कहानियों में जो यथार्थ है, उस यथार्थ को भारतीय साहित्य की परंपरा में आप कहाँ देखते हैं? हमारी अपनी साहित्यिक परंपरा में किस तरह से समानता है, उसमें क्या क्या है और कैसे वो अलग भी होते हैं? देखिए, भारतीय साहित्य की जहां तक बात है तो रेणु जिस इलाके के थे जी, वहां पर बंगला का बहुत असर है। बंगला का असर तो वैसे भी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई बंगला की जो मसृणता है, जो कोमलता है, उसका असर उन पर है। ये होगा। जो सुरेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने रेणु पर अच्छा काम किया है और बहुत प्रामाणिक काम किया है। जी, हाँ हाँ हाँ। तो जो सुरेंद्र चौधरी हैं वो इस बात से इनकार करते हैं कि बंगला की कोई ज्यादा बड़ी भूमिका है उनके इसको तय करने में, शिल्प वगैरह को और जो आंचलिकता है वगैरह को तय करने में। मैंने आपको एक बात पहले कही कि जो सोशियो कल्चरल, जियो कल्चरल, भू सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है पूरी की पूरी, पूरा का वहां का जो पूरा आम लोगों का, लोग का, खासतौर से सामान्य व्यक्ति का जो कल्चर है, जो जीवन शैली है, जी, जो जीवन पद्धति है, जो सोचने का, आचरण करने का तरीका है, जो वहां के जो उत्सव धर्मी और पर्व धर्मी जो पूरा जीवन शैली है, वो वहां पर डिपिक्ट होती है। जी, और एक चीज आप देख लीजिए कि रेणु का महत्व क्या है, आंचलिकता क्या है। जी, आंचलिकता जियो कल्चरल संस्कृति है। जी, आंचलिकता जो शब्द था वो बड़ा डिस्गस्टिंग शब्द आया था उस समय। नई कहानी के जो झंडा बरदार थे शहरी लोग, उन्होंने आंचलिकता अपने आप को, ये हेजेमनिकल शब्द है और लोगों ने इसका विरोध भी खूब किया है। हालांकि खुद रेणु बेला आंचल की भूमिका में लिखते हैं कि आंचलिक उपन्यास है ये, तो वो न जाने क्यों उन्होंने लिख दिया, लेकिन आंचलिकता उस तरह से नहीं है। वो पूरी संस्कृति है, पूरा इलाका है। जैसे प्रेमचंद में अवध है, या जो पूरा उत्तर प्रदेश का बहुत सारा इलाका है जी, वो वहां पे डिपिक्ट होता है। शेखर जोशी में पूरा वो जो उनका इलाका है वो डिपिक्ट होता है। नागार्जुन में मिथिला और उस समय का वहां का इलाका डिपिक्ट होता है। ठीक वैसे ही ये भू क्षेत्र है पूरा, वो संस्कृति है। और इसमें मिथिला का भी अंचल है, नेपाल की तराई का भी अंचल है, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये मिथिला से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है, पटना से लेकर के फारबिसगंज और रांची तक का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो वहां का जीवन मूर्त होता है इन टोटल।
तो ये भारतीय साहित्य में बहुत कम लेखकों में मिलता है। यानी कि आप जरा दूसरी भाषाओं के साहित्य के लोगों की भी आप नजर डालें, वहां भी नजर डालें, तो टुकड़ों टुकड़ों में चीजें बहुत आती हैं, लेकिन एक पूरे जियो कल्चरल इलाके को लेकर के आप उसको उसको ला रहे हैं। वहां मनुष्य भी है, वहां प्रकृति भी है, वहां पशु पक्षी भी हैं जी, वहां की परंपराएं भी है, वहां मैं आपको तो कल्चर भी है वहां की। तो पूरा जो भू सांस्कृतिक इलाका है, भू सांस्कृतिक परिदृश्य है पूरा, वो वहां आ रहा है। तो अगर आप ये अलग अलग इलाके बना दिए जाए तो वो अवध का इन सबको मिला दिया जाए, सारे लेखकों के साहित्य को एक बिल्कुल बांट दिया जाए, रख दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, तो पूरे भारत की एक तस्वीर सामने आ जाएगी, जो भारत की भू सांस्कृतिक तस्वीर होगी। यानी प्रेमचंद में आपको मिथिला के पात्र नहीं मिलेंगे, रेणु में आपको अवध के पात्र नहीं मिलेंगे, वहां की कल्चर नहीं मिलेगी। प्रेमचंद में की जो भू संस्कृति है वो अलग है, और यहाँ का जो रेणु का है वो अलग है। रेणु और प्रेमचंद की उस तरह से तुलना नहीं की जा सकती। रेणु और प्रेमचंद की तुलना जो है उनके शिल्प के आधार पर होगी, उनकी अंतर्वस्तु के आधार पर होगी। तो जिस तरह से प्रेमचंद उठाते हैं अपने भू क्षेत्र को, और देखिए अखिल भारतीय होना एक अलग बात है, हिंदी का होना एक अलग, हिंदी के ये भी है, ये हिंदी के नहीं है क्या? जी, तो रेणु को क्यों बार बार आंचलिक कहकर के एक जगह से आप सीमित करना चाहते हैं? वो पूरा इलाका है, उसकी अपनी अहमियत है, उसकी अपनी स्वायत्तता है, इस इलाके की अपनी स्वायत्तता है। इन सारे लेखकों को, बड़े बड़े लेखकों को के भू क्षेत्रों को आप मिला दीजिए तो एक अखिल भारतीय यथार्थ उभर के सामने आएगा। मैं शायद जो कह रहा हूँ कन्वे कर पा रहा हूँ, आप शायद समझ रहे होंगे। बिल्कुल। जैसे बेजान दान देता है जी, राजस्थानी भू क्षेत्र जो है पूरा, वहां वो उभर के सामने आते हैं। तो एक तरफ तो रेणु हो गए, प्रेमचंद हो गए, विजयनाथ दिथा हो गए, शिखर जोशी हो गए, ये सारे लोग हो गए। इन सबको आप मिला दीजिए तो पूरा भारत का एक नक्शा बन जाए। ये अब आप कहेंगे कि विजयनाथ देथा भी आंचलिक है पूरे के पूरे, राजस्थान का करते हैं वो, ऐसा नहीं है। इन पूरे भू क्षेत्रों की जो आत्मा है, वो जो इनका इनका जो अंतर्वस्तु है, वो भारतीय है, वो एक है। राजस्थान का जो आम, रेगिस्तान का जो आम जनजीवन है, उसकी भी स्थितियां वैसी है, और जो मिथिला का और बिहार का जो आमजन है, उसकी स्थितियां एक जैसी है। पहाड़ के व्यक्ति की भी एक स्थितियां, अवध के व्यक्ति की भी स्थितियां एक जैसी हैं, आमजन की। जी, तो ये एक एक अखिल भारतीयता, अगर आप साहित्य को इस तरह से भू क्षेत्रीय आधार पर देखेंगे तो एक पूरा भारत का यथार्थ समन्वित रूप में सामने आएगा। बिल्कुल सर। आपने जो बताया कि रेणु किस तरीके से अपने भू राजनीतिक भू सांस्कृतिक परिवेश के को सामने रखते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पहले भी एक सवाल के जवाब में ये जिक्र किया है कि रेणु की कहानियों में स्त्री पात्र खूब आते हैं। तो रेणु की कहानियों में जो स्त्री पात्र आते हैं, उनके माध्यम से जो पितृ सत्ता, पेट्रियार्की और जाति व्यवस्था के मध्य आपको क्या अंतर संबंध दिखाई देते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और बहुत अच्छी इसमें रेणु को के संदर्भ में इसके पर बात की जा सकती है। जी, जैसे मैंने कहा कि जन स्वास्थ्य रेणु की हर तीसरी कहानी में मिलता है।
और वहां हर तीसरी कहानी में, जैसे मैंने आपको बताया, कि महामारी का जिक्र है, खासतौर से मलेरिया का और हैजे का। ठीक उसी तरह से उनकी हर तीसरी कहानी में स्त्री जीवन की नियति का यथार्थ है, हर तीसरी कहानी, चाहे वो कहानी स्त्री केंद्रीय हो या ना हो। मैंने कहा कि परिघटना के कथाकार हैं रेणु, घटना के नहीं। जी कोई जरूरी नहीं कि कहानी किसी स्त्री पात्र को लेकर के ही घट चल रही हो, जी उसी का कोई विवरण दिया जा रहा हो, बीच बीच में उल्लेख करते हैं। जी जैसे उनकी कहानी के उल्लेख आता है, नैना जोगिन में उल्लेख आता हम्म, है। नैना जोगिन जो उनकी कहानी है, जिसके बारे में बहुत सारा नहीं, नैना जोगिन और नैना जोगिन नहीं है, दूसरी कहानी है वो। तो उसमें जिक्र आता है कि वो गांव की औरतें जो है वो जब तक, मतलब अगर पति उनको पीटता है तो उनको लगता है कि वो हमें प्यार कर रहा है, जी और अगर नहीं पीटता तो लगता है कि अरे वो तो हमें प्यार ही नहीं करता। या और भी ऐसी कहानियां हैं जिसमें ये औरत के पीटने का जिक्र है, हम्म, और स्त्री के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनको लगता है कि कोई अस्तित्व नहीं है उसका। पूरी की पूरी जो पितृसत्ता है और पुरुष का वर्चस्व है, वो उसमें उसमें छाया हुआ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो आम जन है, वो पितृसत्ता की जो धारणा है, सामंतवादी पितृसत्ता, पूंजीवादी पितृसत्ता तो आ ही नहीं पाई है वहां पर, हम्म, क्योंकि वो पूरा समाज जो है वो सामंतवादी पितृसत्ता का हिस्सा है, पूरा का पूरा। जी जी तो सामंतवादी पितृसत्ता पूरी तरह से छाई हुई है स्त्री को लेकर के, कि वहां पर उनको कोई नहीं है। इसलिए आपको बताऊंगा, स्त्री की इसे एक है ना मिटने वाली भूख, रखवाला। हम्म, इस कहानी का अर्थ यह है कि भाई स्त्री को एक रखवाला चाहिए, वो चाहे कोई हो, वो चाहे पति हो या पिता हो या पुत्र हो या कोई हो, तो रखवाले के बिना जो है उसका जीवन बेकार है। एक कहानी है 29 का खेल। 29 का खेल एक ताश की पत्ती का खेल होता है। हाँ ये बड़ी मजेदार कहानी है। इसमें वो लिखते हैं कि एक तो सोशलिस्ट पार्टी का आदमी था, हम्म, और एक और था, वो कांग्रेसी था पहले। हम्म, वो दोनों एक यानी अपनी सारी को छोड़ करके लड़की को भगा ले जाते हैं। अब वहां पर क्या है जैसे 29 का खेल होता है, हम्म, स्त्री उनके लिए वही है। 29 के खेल में जैसे हार जीत होती है, बेगम जो है वो बेगम से गुलाम को पीट दिया जाता है, गुलाम से बेगम को पीट दिया जाता है, या ताश पत्ते में जो तुरुप का पत्ता होता है वो उसको काट देता है, उसको पीट देता है। तो स्त्री जो है वो इसी तरह उसका रूप वही है, सामंतवादी जो पितृसत्ता है उसमें वो एक खिलौने की तरह वहां काम आती है। मतलब उसको उसको देखा जाता है। रसप्रिया कहानी आपने पढ़ी होगी, और बड़ी जी चर्चित और प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, इस रसप्रिया, तो ये रसप्रिया जो कहानी है, हम्म, लोगों ने बहुत इसकी समीक्षाएं की है, बहुत चर्चा जी इसमें हुई है। अभी इसी विमल कुमार जी की सीरीज चल रही है, इसी में रसप्रिया पर बहुत लोगों ने की। अवधेश प्रधान ने तो पूरा अपना व्याख्यान इसी लगभग एक तरह से दी के मृदंगिया नाम से
यानी कोई सेंटर में रखकर कोई सारी बात कही। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, ये मृदंगिया कौन है? मृदंगिया एक कलाकार है, लेकिन क्या आप उस कलाकार को क्षमा कर देंगे जो एक स्त्री को फ्लर्ट करता है, अपनी जाति को छुपा करके उसके साथ वो प्रेम का ढोंग करता है, शादी करने के समय वो भाग जाता है, और फिर बाद में जब उसको वो कहती भी है कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुमने मेरा सत्यानाश कर दिया, ये शब्द का इस्तेमाल करती है। और जब वो एक बार मिलती है, वो मिलने जाती है उससे एक मेले में, तो वो कहती है कि तुम, मतलब वो जो गर्भवती है, वो जो जमींदार जिसके यहाँ वो काम करती है उस पर उसका आक्षेप लगाता है। तो कहती है कि शर्म करो तुम, ये तो इतना तुम कम से कम तुम जो बोल रहे हो वो ठीक नहीं है। और वो जो रसप्रिया रामप्रिया है, रामपतिया, रामपतिया। तो वो रामपतिया के मन में इतनी घृणा क्यों है उसके प्रति? वो ये समझ रही है कि वो जानती है कि ये वही, ये मोहना का बाप है ये, लेकिन उसके उसके मन में इतनी घृणा क्यों है उसके अपने पति के प्रति, अपने उस पूर्व प्रेमी के प्रति कह लीजिए, या जो जिसने उसको धोखा दिया। तो ये वंचना, स्त्री वंचना की कहानी है रसप्रिया। रेणु के साथ, मैंने कहा कि रेणु के साथ दिक्कत ये है कि आप किसी भी पॉइंट से आप रेणु को व्याख्यायित कर सकते हैं। इतने डायमेंशन है रेणु की कहानी में। आप रसप्रिया कहानी को आप रोमांटिक हिसाब से भी व्याख्यायित कर सकते हैं, कला की दृष्टि से भी व्याख्यायित कर सकते हैं, और स्त्री की नियति की दृष्टि से भी व्याख्यायित कर सकते हैं। ये कैसा कलाकार है भाई? तो स्त्री, मेरा जो मानना है वो ये कि पंचकौड़ी को केंद्र में रखकर रमपतिया की तरफ से ये कहानी रेणु लिखते हैं, रमपतिया की तरफ से कहानी लिखते हैं। ये पंचकौड़ी की कहानी नहीं है, ये स्त्री केंद्रीय कहानी है। और इसलिए रेणु जो है वो जो पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ रहते हैं, उसके साथ पूरी सहानुभूति के साथ वो खड़े होते हैं। यही उनकी ताकत है। संकट यह है कि रेणु चूंकि परिदृश्य के कथाकार है, वो विचार के कथाकार नहीं है। हालांकि वैमर्शिकता बहुत है, अभी मैं अंत में उस पर आऊंगा। वैमर्शिकता बहुत है उनकी कहानियों में। तो कहते हैं वो तो जैसे अपने विश्वनाथ त्रिपाठी जी अपने एक लेख में लिखते हैं, वो जो उन्होंने तीसरी कसम पर लिखा, कि उनमें विचारों की कमी है, वो भावनात्मक ज्यादा है। ऐसा नहीं है। वैमर्शिकता या विमर्श मूलकता या वैचारिकता रेणु की कहानियों में खूब है। वो परिघटना के कथाकार हैं, यही प्रमाणित करता है। वो घटना के कथाकार नहीं है। आप पाठ के आधार पर रेणु की कहानियों की उस तरह से व्याख्या नहीं कर सकते, और टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं। वह हर, जैसे एक लालपान की बेगम है, वो जिस पर मैंने आपको चर्चा की अभी, तो ये लालपान की बेगम क्या है? ये स्त्री केंद्रीय कहानी है पूरी की पूरी। तीन बिंदियां जो है वो उसमें विवाह संस्था के बारे में वो बताते हैं, पति के बारे में। वो पति क्या है, जैसी वो जोंक होती है, खटमल, खटमल जो होता है, खटमल जो खून पे करके लाल गोला सा जैसा हो जाता है। तो जो बड़ी बहन है मिताली, उसका पति जो है वो बहुत बड़ी संगीतज्ञ थी। वो उसको वो हैरेस कर देता है, हैरेस करता है कि उसके सारे करियर को चौपट कर देता है। वो विशुद्धतावाद का राग लगता है।
तो अब देखिए यहाँ पर ये जो कहानी है तीन बिंदियां, ये बहुत श्रेष्ठ कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इतने आयाम इस कहानी के हैं कि ये जो कहानी की प्रक्रिया है उसकी व्याख्या करती है। संगीत की जो शास्त्रीय पक्ष है उस पर ये कहानी केंद्रित है। स्त्री और जो विवाह है, इससे इस कहानी से ये पता चलता है कि विवाह जो है एक क्रूसेड है, जिसको जो स्त्रीवाद में कहा जाता है कि एक वधस्थल है विवाह। तो यहाँ पर एक स्त्री की, एक औरत की जिंदगी जो है उसके पति ने बर्बाद कर दी। खटमल जैसे फूल के मोटा हो जा, लाल हो जाता है, बिंदी जैसे। ऐसे ही सिर पंचमी का सगुन एक है, तीर्थोदक एक कहानी है। अब बेसिकली ये स्त्रियों पर केंद्रित कहानियां नहीं है। मैंने कहा कि किसी भी विषय वस्तु पर कोई कहानी रेणु केंद्रित होकर के उस तरह नहीं लिखती। लिखते हैं, लेकिन इतने सारे उनका विषय वस्तु क्या है? मुख्य विषय वस्तु भू क्षेत्र, भू संस्कृति, तो पूरा परिदृश्य है। वातावरण तो बहुत हल्का शब्द है उसके लिए। हिंदी में ये कहा गया कि वो तो उनका जो वातावरण है, जो परिदृश्य है, जो एटमोस्फियर, पूरा वातावरण है, वो उनके आता है। परिस्थितियां, देश काल परिस्थितियां, देश काल परिस्थितियां कह सकते हैं, लेकिन एक बड़ा टर्म इसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, भू क्षेत्र, जियो कल्चरल। तो वो पूरा का पूरा इलाका जो है, यहाँ जो स्थितियां हैं, चाहे वो स्त्री के बारे में हो, इसलिए मैंने कहा कि हर तीसरी कहानी में स्त्री आती है। और ऊपर से देखने में लगेगा कि ये तो आध्यात्मिक चीज कहानी है, लेकिन गजब देखिए आप कि जो योग माया का बिंब मिथक है, जो यशोदा की लड़की थी, वो कंस को वहां भेज दी और कंस ने उसको पछाड़ करके और मार दिया, और वो जो है वो योग माया बन गई, आसमान में चली गई। ये मिथक है। वहां योग माया कृष्ण की बहन बन करके आती है यशोदा के घर पर, और वो कहती है मैं तुम्हारी लड़की हूं, तुमने मुझे लड़का, तुम्हारे लिए सारी चीजें लड़के के लिए है, लड़की के लिए कुछ भी नहीं है, पुत्री के लिए। तुम इतनी अपने बेटे में रमी रहती हो। यानी कि इस पूरी कहानी में जिक्र करते हैं वो कि ऐसे जेंडरगत विभेद हमारे परिवारों में एक स्थायी मूल्य की तरह, एक स्थायी परंपरा की तरह चल रहा है। जो एक कहानी है, जैसे कहानी में मैंने कहीं पढ़ रहा था कि ये कृष्ण लीला की कहानी, और जो धार्मिक उसका है, आध्यात्मिक पक्ष है वो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहानी ठोस जेंडर यथार्थ की कहानी है। किस तरह, और फिर कहती है कि ठीक है, मैं वहां भी खिचड़ी खाती थी, खिचरान कहते हैं, यहाँ भी खिचड़ी खाऊंगी। ये पकवान तो तुम अपने लाडले के लिए रखो, तुम्हारा जो बेटा है उसके लिए है सारी चीजें, मेरे लिए तो खिचड़ी है। तो अब नित्य लीला घोषित तौर पर तो स्त्री की कहानी नहीं है जी, लेकिन अंदर का जो यथार्थ उसका है वो यही है। तो एक बड़े कथ्य के रूप में, एक बड़ी अंतर वस्तु के रूप में स्त्री की नियति, रेणु की कहानी। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे रेणु की कहानियों में पितृसत्ता के विविध आयाम, उसके संचालन करने वाली शक्तियां, जिसमें विवाह संस्था और पितृसत्ता की जो मनोवृत्तियां पीड़ित वर्ग के लिए पितृसत्ता तैयार करती है, वो रेणु की कहानियों में दिखते हैं। अगर हम, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर हम रेणु की कहानियों के स्ट्रक्चर को देखें, संरचनात्मक ढांचे की चर्चा करें, तो रेणु ये ढांचा कहाँ से ग्रहण करते हैं, वो किस तरह से इस ढांचे को निर्मित करते हैं, और इस ढांचे की वो कौन से अंतर्द्वंद है
जो उस ढांचे को मजबूत भी बनाते हैं और रेणु को अपने समकालीन या अपनी परंपरा के और बाद के कहानीकारों से अलग और भिन्न भी बनाते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले संकेत किया जी कि कहानी, जो रेणु की कहानियां हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड कथानक को लेके चलती है। जी स्ट्रक्चर्ड कथानक में नहीं है, जैसे नहीं, प्रेमचंद में मिलता है। हाँ ये अगर हमें प्रेमचंद से अलगाना हो रेणु को, उपन्यास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जी मैं केवल कहानियों की बात कर रहा हम्म, हूँ। दो चार कहानियों को छोड़ करके जी जहां पर व्यवस्थित कथानक है, जब व्यवस्थित घटना का विकास होता है, हम्म, घटना का विकास, जब एक घटना है तो विकास थोड़ा बहुत तो होगा ही उसका। जी लेकिन कहानी की समीक्षा या उसकी आलोचना हम्म, या उस पर कोई निर्णय इसी आधार पर नहीं दे सकते हम कि घटनाएं वहां कैसे चल रही हैं। घटना के बीच जो परिघटनाएं आ रही हैं, जो पूरा का पूरा वहां की संस्कृति है, पूरा वहां का जो यथार्थ है, जो टुकड़ों में आता है हमेशा, वो किस रूप में आ रहा है, और वो कहानी जी के मुख्य कथ्य का हिस्सा है या नहीं है, ये मुख्य बात है। तो पहली बात तो ये है, कहानी का जो संरचना है रेणु की, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। स्ट्रक्चर्ड कथानक रेणु में हम नहीं देखते। जी मैंने कहा कि जब परिघटना की कहानी होती है या पूरा भूदृश्य की कहानी है, भू परिदृश्य की कहानी है, तो वहां एक कथानक, एक स्ट्रक्चर्ड कथानक हो भी नहीं सकता। वहां पूरा परिदृश्य है, पूरा वहां पर लोक है, पूरा एक पूरा मैदान फैला हुआ है, जी जहां पर तरह तरह के लोग रह रहे हैं, और वो इतने संगुफित है जी कि वहां पूरा का पूरा जीवन परिदृश्य उभर के सामने आता है। हम्म, वो आपस में जुड़ी हुई है। हम्म, तो कुल मिला के कहानी की संरचना है, कहानी की संरचना इकहरी नहीं है, हम्म, वो बहुआयामी संरचना है उसकी। मैं अभी ये नोट कर रहा था बहुत सारी चीजें कि मल्टी डायमेंशनल कहानियां हैं उनकी, जो जी मैं आपको बराबर कह रहा हूँ। जैसे एक तीर्थोदक तीर्थोदक कहानी है। हम्म, तीर्थोदक कहानी में क्या है, उसमें तीन संदर्भ है मुख्य। जी एक संदर्भ है स्त्री का, जो उसकी माँ है, वृद्ध माँ है, वो पराधीनता से मुक्ति की कहानी, स्त्री की पराधीनता की मुक्ति से की कहानी भी है वो। जी एक संदर्भ वो है उसका। दूसरा संदर्भ है कि धर्म का धंधा कैसे होता है तीर्थों पर, हम्म, जो पंडे वहां के हैं वो किस तरह से कमीशन, पंडा और कमीशन टिकट, ये उल्लेख करते हैं। एक संदर्भ ये भी है उसमें। हम्म, एक और संदर्भ है कि धर्म स्थलों पर और तीर्थों पर का जो वास्तविक यथार्थ है, कैसे वहां पर जो लुटेरे ठग साधु के वेश में बैठे हुए हैं, ये भी है। हम्म, अब आप बताइए कि तीर्थोदक कहानी का तथ्य क्या है। ये यानी मल्टी डायमेंशनल चीजें हैं, हम्म, और ऐसा रेणु की हर कहानी में मिलता है। हम्म, आप भट्ट बाबा कहानी देख लीजिए, शुरुआत की जो कहानी है, पहली हम्म, कहानी है उनकी, हाँ सबसे पहली कहानी जी 44 में लिखी है। वहां सामंतवाद का जिक्र भी आपको मिलेगा, वहां आपको जन स्वास्थ्य का भी जिक्र मिलेगा, हम्म, वहां कैसे लोग भूख से, जी बीमारी से पीड़ित हैं, वो रूप आपको मिलेगा। कैसी धर्मांधता है वो भी आपको मिलेगी वहां पर। तो एक कथानक स्ट्रक्चर्ड कथानक नहीं है। जी स्ट्रक्चर्ड अगर कुछ है तो वो है व्यापक भू क्षेत्रीय जीवन।
इसके ये अलग अलग आयाम है। और हर कहानी में, चाहे वो किसी मुद्दे को लेकर के उठाई गई हो, वहां ये हर कहानी में ये दृश्य मिल जाएंगे आपको। जी। ये उनकी संरचना है। सर, ये रेणु की कहानियों में आपने पहले भी जिक्र किया है कि वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल बहुत स्पष्टता से दिखाई देती है। मजदूर वर्ग और उसके दूसरा वर्ग जो है वो पूंजीपति और सामंत वर्ग, वो दिखाई देते हैं। उनकी कहानियों में जो गैर बराबरी है, असमानता है, उसका रेणु किस तरह सिद्धांतीकरण करते हैं? कैसे वो गैर बराबरी के कारण, क्या वो आर्थिक मानते हैं, या जैसे आपने जाति व्यवस्था का और सामाजिक कारणों का जिक्र किया, क्या सामाजिक कारण मानते हैं, या वो उसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों के मिश्रित कारक भी दिखाई देते हैं? कौन सी चीजें हैं जो इस गैर बराबरी के रूप में जो स्ट्रक्चरल वो उसको थ्योराइज करते हैं? देखिए, पहली बात तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि वर्ग संघर्ष जैसी चीज कम से कम उनकी कहानियों में बहुत कम मिलती है। जी। वो लगभग, मुझे तो नहीं लगता, एक आध कहानी को छोड़ दें तो हम्म, वर्ग संघर्ष जैसी कोई चीज वहां पर है नहीं। जी। कहीं एक आध, जैसे मैंने कहा आपको कि वहां पर एक वर्ग है जिसको आतंकवादी कहा कांग्रेसियों ने या और हम्म, लोगों ने, जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास करते हैं, हम्म, उसका भी एक झलक एक कहानी में रेणु देते हैं। जी। उस कहानी का नाम मैं, इसमें वो मीडिया का भी मतलब एक देखता हूँ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जी। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है वो। हाँ। तो उसमें ये उसका मिलिटेंट जो जो क्रांतिकारी युवक है, संगठन है, जी। उसका वहाँ एक हल्का सा उल्लेख आता है। वहाँ वर्ग संघर्ष है। इस तरह की और एक दो चार कहानियां हैं जिनमें वर्ग संघर्ष के हमें संकेत मिलते हैं। लेकिन यहाँ वर्ग असल दरअसल बने ही नहीं है। यहाँ पूरा का पूरा सामंती ढांचा है, पूरे दृश्य का, पूरे भूभाग का। तो वहां पर जातियों में बटा हुआ है। वर्ण व्यवस्था वहां पर इतनी तीव्र है, इतनी गहरी है, जड़ी जमी हुई है कि वहां जी। वर्ग की नौबत ही नहीं आती। हम्म, वहां वर्ग है ही नहीं, इसलिए वर्ग संघर्ष नहीं है, वहां जाति संघर्ष है। जी। तो अगर हमें गांव की, और ये कोई गांव पूरे उत्तर भारत का और पूरे भारत का, दक्षिण भारत का भी, भारतीय हम्म, पूरे दृश्य का, या यथार्थ का एक बहुत कड़वी सच्चाई है जाति। तो वर्ग संघर्ष की नहीं कह सकते पूरे, मैं भी पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि रेणु वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। जी। अगर आज रेणु होते, मान लो, तो निश्चय ही वो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अगर आज वो कहानी लिखते, उस समय वो कहानी लिख रहे थे, सामंतवाद का पूरा घटाटोप था। सामंतवाद एक नया चेहरा पहन कर, वो मुखोटा पहन करके वहां दृश्यमान हुआ था। बेसिकली कोई चेंज नहीं हुआ, जमीनी या ग्राउंड पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा सामंतवाद जमींदारा पहले था, जमींदारी नाम को खत्म हुई, कोई जमींदारी खत्म नहीं हुई। जी। जो भू समस्या थी, भूमि वितरण की समस्या थी, हम्म,
वहां भी वैसे ही है। जैसे कि इसमें लाल पानी की बेगम में जिक्र आता है कि बड़ी मुश्किल से वो जो बिरजू का बाप पिता है, हाँ, बिरजू का, वो बहुत कोशिश करने पर वो उसके नाम थोड़ा सा अलॉट हुई पाई जमीन। बाकी पूरी उनकी जो टोला है उसमें किसी को नहीं हो पाई। जी, तो जो भू संबंध है वे भी लगभग वैसे ही है। तो वहां ये जिक्र करते हैं वो कि जो पहले हजारों बीघे जमीन जमींदारों के पास थी, वे इधर राजनीति में आ गए सत्ताधारी पार्टी में, लेकिन जमीन वैसी की वैसी उनके पास ही रही। जमींदारी खत्म हो गई, लेकिन जमीन के संबंध, भू संबंध या भूमि वितरण की समस्या जो है वो खत्म नहीं हुई, सॉल्व नहीं हुई, समाधान उसका नहीं हुआ। कारण क्या है उसका? हम्म, कि जातिवाद एक ऐसी चीज है, जी, जाति एक ऐसा वर्ग नहीं, जाति हम्म, जो इन सारी चीजों को यथावत बनाए रखती है। जो जातिगत वर्चस्व की हमारे यहाँ हजारों साल से जो परंपरा चली आ रही है, स्वभाव, वो एक तरह से लोग का स्वभाव बन गया है। ये जो विदापत नाच वाली जो कहानी है, एक अतिथि सत्कार, इसमें विद्यापति किसी और वेश में, गांव वाले पहचान नहीं पाते, तो विद्यापति बहुत बीमार हालत में हम्म, आते हैं भ्रमण करते हुए, जो कहानी में लिखा हुआ है। और वो हर घर की तरफ घर जाते हैं, लेकिन कोई कोई उनको वो, वहां भी महामारी का हम्म, जिक्र है। हम्म, कोई उनको पनाह नहीं देता कि कहीं ऐसा हम्म, ना हो कि ये छूत का रोग, छूत हम लग जाए। क्योंकि ये जो है यहाँ पर इस कहानी का, उसको शरण देता है, जी, वो उसे अपने घर पर रखता है। और वो जाति वर्ग, जो जाति की जो पायदान है, हायरार्की है, उसमें थोड़ा निचले पायदान पर है। जी, वो तो राजपुरुष है विद्यापति, तो हाँ, लगभग एक हफ्ते तक वहां पर रहते हैं वो, उसके घर पर। जी, अब आप देखिए कि ये उसको छूते नहीं है। हम्म, वो कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका धर्म बिगड़ जाए, हम उनको छू नहीं सकते। हम्म, जाति, हमारी जाति जो है ना, वो अछूत है एक तरह से। हम्म, तो किसी और को बुला करके, उन्हीं की जाति की एक लड़की को बुला करके उनकी शुश्रूषा कराते हैं। जी, और जब वो एक तरह से ज्वर में तप रहे होते हैं, तो वो कुछ बोलते जाते हैं। हम्म, यानी विद्यापत कैसे आया लोक में, हम्म, विद्यापति के पद जो है वो रसप्रिया कैसे बने, जी, इसका पूरा एक तरह से प्रक्रिया उसमें बताई गई है कि वो बोलता गया। विद्यापति जो है वो ज्वर में की तंद्रा में और मदहोशी में, एक तरह से ज्वर का जो बेहोशी सी होती है, उसमें वो कुछ बोल बड़बड़ाते रहे। हम्म, और वो जो लड़की है उसकी, वो उसको, वो जो वो ढोलकिया है जी, वो ढोलक पर आकर के और ये नृत्य करती है। तो वो एक तरह से वो जो बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, वो विद्यापति के पद हैं जो वहां पहुंच रहे हैं, लोक में पहुंच जी, रहे हैं। हम्म, इस तरह से विद्यापति के पद लोक में पहुंचते हैं, जो बाद में रसप्रिया के रूप में गाना गाए जाते हैं, जी, विद्यापत नाच में जो जिनका आगे हाँ, इस्तेमाल होता है। अब ये कहानी क्या है, वो जब ठीक होकर के उधर से लौटते हैं कहीं से वापस, तो उस गांव से होकर गुजरते हैं, तो वहां वो गाड़ी को अपने आप रुक जाती है उनकी। बोले इस यहाँ मेरा कुछ खो गया है। हम्म, लेकिन आप देखिए कि विद्यापति रेणु की कहानी में, इस कहानी में क्या केंद्रीय तथ्य है?
बहुत सारी कथ्य हैं इस कहानी केंद्र में। जी इसमें ये भी है कि लोक की प्रकृति क्या है, ये भी है कि किस तरह से वो विद्यापति के पदों का आयत्त करता है। विद्यापति की जो भावनाएं हैं, जो उनका रस है, पूरा जो जीवन का उल्लास है विद्यापति में, उसे जी आयत्त करता है। लेकिन जातिवाद की जकड़बंदी भी है, बिल्कुल वो बड़े कथ्य के रूप में यहाँ सामने आती है। बिल्कुल। तो रेणु की कहानियों का यही चरित्र है, यही उनकी संरचना है जी कि वहाँ मल्टी डायमेंशनल चीजें हैं। जी अब एक के आधार पर उन कहानी की समीक्षा नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें आपको इसमें लेनी पड़ेगी। तो बिल्कुल जातिवाद पर थोड़ा सा आप फोकस हम ज्यादा करें यहाँ पर। ये वर्ग है ही नहीं, जाति है पूरी की। अब आप देखिए कि एक पंचलेट कहानी है। हाँ पंचलेट कहानी जातिवाद पर आधारित है। बिल्कुल वो जातिवादी जकड़ पंचलेट कहानी के आधार पर आप संकेत मिलता है कि खाप पंचायत कैसी है। बिल्कुल आज की जो खाप पंचायत है, उन उसका संकेत उस कहानी में मिलता है। बिल्कुल जातिवादी जकड़बंदी से बाहर निकलने के सूत्र भी इस कहानी में है। जी वहां पर उस लड़के पर जो प्रतिबंध जाति ने लगाया था जातिवादी पंचायत में, वो इसलिए लगाया था कि ये वो एक लड़की है, उसको देख करके फिल्म के गाने गाता है। हाँ अब संकट ये है कि अब देखिए उसमें कितने सूत्र हैं उस कहानी में। ये जो महतो टोला है, ये रोशनी से अब तक महरूम है। कहानी पंचलेट जलाने की है, हाँ लेकिन पूरे गांव का वो सर्वेक्षण करते हैं। हाँ फिर ये भी बताते हैं कि जो ब्राह्मण टोला है, उसके लोग क्या इन लोगों के बारे में सोचते हैं। जो क्षत्रिय टोला है, हाँ वो उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इसका भी बाकायदा जी चित्रण। जातिवाद, ये जो पूरे वर्चस्वशाली लोग हैं, जातिवादी वर्चस्व, तो जातिवाद वर्चस्व का एक जी सेतु बनता है, एक हेतु बनता है, माध्यम बनता है। और बहुत सारी चीजें हैं, अब इतने समय में ये सब चीजें समेटी नहीं जा सकती। जिसमें एक मूर्ति बनती है, वहाँ पंडित लोग और ये जो पुरोहित वर्ग है, वो अपना जातिवादी वर्चस्व बनाने के लिए अफवाहें पैदा करता है। उसका जिक्र रेणु करते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से व्याख्या की कि कैसे रेणु की कहानियों में जातिवादी वर्चस्व आता है और किस तरीके से उस वर्चस्व द्वारा निर्मित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को रेणु रेखांकित करते हैं और उसके आधार पे वहाँ जो वैकल्पिक यथार्थ का स्वरूप दिखाई देता है, उसको भी आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया। काफी देर हो गई है, ये अंतिम सवाल है सर, आपने बहुत वक्त दिया है हमें। जिस तरह से एक रचनाकार का अपने समकालीन आलोचना के साथ जीवंत संबंध होता है, वैसे रेणु की कहानियों का आलोचना के साथ कोई संबंध था, या ये कह सकते हैं कि रेणु के दौर के आलोचना ने या रेणु के बाद की हिंदी आलोचना ने रेणु के साथ किस तरह का व्यवहार किया? देखिए, एक कहानी आलोचना का संकट ही हुआ ये जी। मैं तो संकट के रूप में इसको लूंगा कि रेणु की जितनी चर्चा उपन्यासों को लेकर के हुई और खास तौर से मैला आंचल को लेकर के हुई, जी इस पूरे भब्बड़ में, जिसको भब्बड़ कहते हैं राजस्थानी में, ब्रजभाषा में, जी कहानियां तिरोहित हो गई। उनकी कहानियों पर मुकम्मल तरीके से किसी ने बहस ही नहीं की। जी केवल एक मुझे दिखाई देते हैं चौधरी, जिन्होंने कहानी पर उनके लेख लिखा है और विधिबंध भी लिखा। बहुत लोगों ने भी उनकी कहानी, और लोगों ने भी उनकी कहानियों पर लिखा, लेकिन
कुछ गिनी चुनी, जैसे ठुमरी जो उनका पहला संग्रह था, अब ठुमरी नाम की तो कोई कहानी है नहीं उसमें, वो ठुमरी धर्मा कहानी है सारी की सारी। अब रंग को हमारे सामने रखा और उसकी पूरी सैद्धांतिक ढांचे को आपने प्रस्तुत किया। अब क्योंकि इनके अलावा भी बहुत सी बातें रेणु पे आपसे करनी है, तो उनको आगे के सिलसिलेवार करते रहेंगे। रेणु के आपने जैसा कहा कि रेणु के कई आयाम उनकी कहानियों पे खुलेंगे, आलोचना में उनके अलग अलग तरीके से जब काम होगा, तो ये इस अवसर पे आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस आयोजन श्रृंखला जो शुरू की है विमल कुमार जी ने हम लोगों को ये मंच और अवसर उपलब्ध करवाया रेणु जैसे कथाकार से बातचीत करने के लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं सर कि हम जल्दी ही इस विषय पर फिर मुलाकात करेंगे। नमस्ते। शुक्रिया तो मैं आपका अदा करूंगा सबसे ज्यादा, क्योंकि आपने जो ये अलग तरीके के सवाल पूछे, ये शायद इस श्रृंखला में पहली बार हुआ है। इस तरह के सवाल अब तक उठे ही नहीं है श्रृंखला में, जहां तक मैंने ये श्रृंखला लोगों को, सबको नहीं सुना लेकिन अधिकांश लोगों को जो सुना है मैंने, तो वहां इस तरह के सवाल किसी ने नहीं किए। बहुत मोटे मोटे चलते हुए वो एक कहानी केंद्रित है, वो कहानी आपको कैसे लगी, और लोग जैसे कि आलोचना में, हिंदी आलोचना में बहुत सारा होता लिखा जाता है, यूं ही अलल टप्पू। तो आपका धन्यवाद इसलिए मैं करना चाहता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं रेणु पर बोल सका। पूरा नहीं बोला क्योंकि बहुत बिखरा हुआ है, मैं रेणु को अभी काम ही कर रहा था, तो वो काम चल रहा है, तो बीच में ही ये अभी अधूरा ही चल रहा है काम, तो बीच में ये बहुत सारे संदर्भ मुझे तुरंत याद भी नहीं आए। लेकिन आपके सवालों ने मुझे एक नए तरीके से रेणु की कहानियों पर विचार करने का और बोलने का दिशा दी, और एक तरह का अवसर दिया। तो सबसे पहले तो मैं विमल जी का तो धन्यवाद है ही, आपका इसके लिए कि एक अगर संवेदनशील और दृष्टि संपन्न साथी मौजूद हो बातचीत में। हम दोनों एक ही रास्ते के राहगीर हैं, उम्र का फर्क है सिर्फ। तो आप भी कहानीकार हैं, कथाकार हैं, और संग्रह आपका एक आ ही चुका है, और भी शायद लिखते रहते हैं हमेशा। तो एक गंभीर कथाकार ही इस तरह के सवाल खड़े कर सकता है। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं आपको दूंगा, और विमल जी को धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी बातचीत इसको जारी रखेंगे दूसरे तरीके से। जी, ये बातचीत भी जारी रहेगी, और आप लगातार जो हमारे साथी देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो भी इस श्रृंखला को और इस बातचीत को लगातार सुनते रहे। बहुत बहुत